कर्नाटक ने अलग झंडे की मांग की है। कर्नाटक सरकार ने 9 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर्नाटक के लिए एक अलग झंडा चाहती है। सरकार ने झंडे को डिजाइन करने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी भी गठित की है। कमेटी झंडे के डिजाइन के साथ ही झंडे की कानूनी मान्यता को लेकर एक रिपोर्ट भी देगी। लाल और पीले रंग के झंडे को कर्नाटक का झंडा बनाने की मांग हो रही है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हो रहा है। विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर देश बांटने का आरोप लगाया है। Is there any provision in the Constitution which is prohibiting a state to have its own flag? Any provision in the Constitution? जो केंद्र की कांग्रेस की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्षा सोनिया जी हैं और जिसके उपाध्यक्ष राहुल जी हैं। सोनिया जी, राहुल जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इस विषय में क्या राय रखती है, यह राय हम सोनिया जी और राहुल जी से जानना चाहते हैं। कर्नाटक में साल 2012 में भी अलग झंडे की मांग उठी थी। उस वक्त कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कहा था कि वो तिरंगे के अलावा कोई झंडा नहीं अपना सकती। पूरे देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास अलग झंडा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि वो इस मामले में सरकार से सफाई मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही राष्ट्रीय ध्वज है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। मायावती ने सदन में बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। मायावती राज्यसभा में यूपी के सहारनपुर में हुई हिंसा के बारे में बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सदन में हंगामा होने लगा। मायावती ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। मायावती ने कहा कि वो दलित परिवार से हैं और उनके हितों की बात करना चाहती हैं, लेकिन सदन में दलितों की बात करने से रोका जा रहा है, तो सदन में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मायावती इस्तीफे की बात कहकर सदन से बाहर चली गईं। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? रहने का अधिकार नहीं है। मैं हमसे इस्तीफा दे रही हूं। कुछ देर बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि भले ही बीजेपी दलित को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए, लेकिन उसे दलितों का वोट नहीं मिलने वाला। जब मैं अपनी बात नहीं रख सकती, देश और जनहित के मुद्दों पर अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे इस हाउस में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। लोग सोच रहे होंगे, बीजेपी के लोग, कि दलित को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा करके तो दलित उनको वोट मिल जाएगा। इनको सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और मायावती को इस पर बोलने से भी रोका जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मायावती दलितों की झूठी राजनीति करती है। जेडीयू का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी का ऐसा व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है। एक दलित लीडर, एक मुख्यमंत्री जो रही यूपी की इतने बार, तो उनको बोलने का अधिकार भी नहीं रहेगा। आज के दिन हाउस में आकर नोटिस देके उन्होंने बात करने की प्रयास की, तो एक महिला को बोलने नहीं देंगे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, एक दलित आवाज उठाने नहीं देंगे। तो तमाम घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग दलितों की राजनीति करते थे, अपने ही हितों की राजनीति करने वाले लोग, उनको अभी मुंह की खाना पड़ रहा है। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की बात कह रहे हैं। और रूलिंग पार्टी, ट्रेजरी बेंच के लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इवन मिनिस्टर भी बिहेव कर रहे हैं, तो ये तो आउटसाइड लिंचिंग हो रहा है, दलितों को, मुसलमानों को मार रहे हैं, और इनसाइड ये लिंचिंग जैसी घटना है कि बोलने नहीं दे रहे हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती 1995, 97, 2002 से 2003 और 2007 से 2012 तक यूपी की मुख्यमंत्री रहीं। मायावती 1989 में पहली बार, 1998 में दूसरी बार, 1999 में तीसरी बार और 2004 में चौथी बार लोकसभा सांसद चुनी गईं। 1994 में राज्यसभा सांसद चुनी गईं। 2004 में लोकसभा से इस्तीफा देकर फिर राज्यसभा सांसद बनी। 2012 में तीसरी बार राज्यसभा पहुंची। मायावती ने आज सदन में आहत होकर के ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनके साथी अभी भी मायावती को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी ने आज नामांकन दाखिल किया।
एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू के नामांकन के लिए नायडू के साथ पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज समेत कई बड़े बीजेपी नेता संसद भवन से निकले। नायडू ने पीएम मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। नायडू ने 2 सेटों में पर्चा भरा। पहले सेट के प्रस्तावक पीएम मोदी बने, तो वहीं दूसरे सेट के प्रस्तावक अरुण जेटली बने। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी आज नामांकन दाखिल किया। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि उनका नाता किसी दल से नहीं है और वो जनता और सरकार के बीच बनी हुई खाई को कम करना चाहते हैं। वहीं वेंकैया नायडू ने कहा कि वो संसदीय लोकतंत्र और परंपराओं का पालन करेंगे। इन दलों ने मुझे अगर इस जिम्मे के लिए बुलाया है तो इसलिए है कि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और मैं उस नागरिक के प्रतिनिधित्व के लिए आगे आया हूँ। I am now above party. I do not belong to BJP now. Secondly, I have also resigned from the Council of Ministers. I have personally conveyed to Prime Minister and sent letter also yesterday night itself. कांग्रेस ने कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी को हर किसी ने स्वीकार किया है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाला व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं आना चाहिए। जेडीयू भी गोपाल कृष्ण गांधी के साथ है। Opposition candidate Mr. Gandhi, because he is non-political or above politics, acceptable to everybody. वही है ना जो याकूब मेमन आतंकवादी था, उसके पक्ष में खड़े हुए थे। तो ये समझ में आती है कि जो व्यक्ति देश के आतंकवादियों के पक्ष में हो सकता है, जब संवैधानिक पद पे रहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। प्रसन्नता है कि इस बार जल्दी से और व्यापक तालमेल के साथ उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसलिए श्री गोपाल कृष्ण गांधी के लिए जेडीयू, बीजेडी और भी कुछ लोग सामने खुलकर आएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी चुनाव में वोट डाल सकते हैं। वोट एक को देना होता है, मगर पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से प्राथमिकता देनी होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 अगस्त को वोटिंग होगी और रिजल्ट भी उसी दिन आ जाएगा। चुनाव जीतने के लिए 393 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गुरेज सेक्टर में कई और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को गुरेज सेक्टर में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अब भी मुठभेड़ चल रही है। इलाके में अब भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। साल 2017 में अब तक सुरक्षा बलों ने 110 आतंकियों को मार गिराया है। जून 2017 में सबसे ज्यादा 30 आतंकी मारे गए। मई 2017 में सेना ने 17 आतंकियों को ढेर किया। जुलाई में अब तक 20 आतंकियों को मुठभेड़ में मारा गया। सुरक्षा बलों ने कल अनंतनाग में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने कल अनंतनाग में भी 3 आतंकियों को मार गिराया था। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने 16 जून यानी 1 महीने पहले हिंदुस्तान के 6 सपूतों की जान ले ली थी। कल सुरक्षा बलों ने 6 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले इन आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के नाम साद, जिब्रान और नासिर हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी है जिन्होंने 16 जून को अनंतनाग के अचबल में एक पुलिस पार्टी पर हमला किया था। इसमें एसएचओ फिरोज डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दरअसल पिछले 1 महीने से पुलिस और सुरक्षा बल इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। सोमवार शाम सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के गांव में कुछ आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। रात 9:12 पर सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को घेर लिया। पुलिस से घिरते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 23 मिनट तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही और 9:35 पर सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे और बशीर लश्करी के गिरोह का हिस्सा थे। आतंकी जुनैद मट्टू के एनकाउंटर के दिन ही इन आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47, एक SLR और एक पिस्टल बरामद हुआ है।
कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। आज सुबह 6:30 बजे से पाकिस्तान की ओर से पुंछ के बालाकोट सेक्टर में लगातार फायरिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने आज फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। मंगलवार सुबह सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान ने फायरिंग की। सबसे ज्यादा गोलीबारी पुंछ के सब्जिया और बालाकोट सेक्टर में और राजौरी के मंचकोट सेक्टर में हुई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान जो है काफ़ी डिस्परेट नज़र आता है, बार बार वायलेशन कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को राजौरी में सीमा पार से हुई फायरिंग में सेना के एक जवान मुदस्सर अहमद शहीद हो गए। मुदस्सर अहमद कश्मीर के त्राल के रहने वाले थे। 12 जुलाई को पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान शहीद हुए थे। 15 जुलाई को भी पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में लांस नायक नसीर शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की फायरिंग में भारत के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। साल 2016 में 449 और साल 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार सीज फायर तोड़ा था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की वजह से पुंछ के सब्जिया में आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। सीआरपीएफ ने कमांडेंट चेतन चीता और शहीद प्रमोद कुमार का नाम अशोक चक्र के लिए रेकमेंड किया है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता और आतंकी हमले में शहीद होने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार का नाम सीआरपीएफ ने अशोक चक्र के लिए प्रस्तावित किया है। 45 साल के चेतन चीता 14 फरवरी 2017 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए थे। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जबकि लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया था। चेतन चीता को मुठभेड़ में 16 गोलियां लगी थी और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। शहीद प्रमोद कुमार श्रीनगर के नौहट्टा सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 26 जनवरी 2016 को कमांडेंट प्रमोद कुमार ने सुबह तिरंगा झंडा फहराया और साथियों को संबोधित किया, जिसके करीब 1 घंटे बाद ही आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। अशोक चक्र शांति के समय के लिए वीरता का सर्वोच्च सम्मान है। अशोक चक्र सैनिकों और असैनिकों को सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। देश के कई राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। ओडिशा, गुजरात और असम में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें किसी नदी या नाले की नहीं है, बल्कि ये वलसाड़ रेलवे स्टेशन है। पानी इतना भर चुका है कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन पर पानी भरने से ट्रेनों पर भी असर हुआ। मुंबई से आने वाली सभी ट्रेन 3 घंटे की देरी से पहुंची। ये तस्वीरें भी गुजरात के नवसारी की हैं। यहाँ भी बाढ़ की वजह से लोगों का बुरा हाल है। सड़कों पर पानी भर गया है। 26 सड़कें पानी की वजह से बंद हो गई हैं। घर पानी में डूब गए हैं। हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। नवसारी में पिछले 24 घंटे में काफ़ी बारिश हुई है। गंदेवी और चिखली तालुका में 250 से 300 mm लगभग 10 इंच जितनी बारिश हुई है। इसमें पंचायत अमुक गांव को जोड़ते रास्ते वो बंद है। मुंबई में भी बारिश की वजह से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। जगह जगह पानी भरने से कई जगह ट्रैफिक जैम की समस्या हुई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। यहाँ भी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। पानी भरने से घर और दुकानें पानी में डूब गए। सड़कों पर भी पानी भरा है। बारिश की वजह से छोटे बड़े नाले उफान पर है। ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। घर और सड़क पानी में डूब चुके हैं। एयरफोर्स की मदद से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन भारी बारिश की आशंका जताई है। This type of rainfall activity may continue for another 1 day. That is, today and tomorrow, similar type of rainfall activity likely to continue over the districts of South Odisha. दक्षिण भारत में भी कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की है। बारिश से नदियां उफान पर है और बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 48 hours, North Coastal AP is likely to receive more intense rainfalls of light to moderate rains over many areas and 1 or 2 places of very to heavy rainfall over these places. असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से भी बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क डूबने से हिरण और गैंडे जैसे 60 से ज्यादा जानवर भी मारे जा चुके हैं।
गुजरात में बाढ़ से 9 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी बिहार के भी कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। दार्जिलिंग में 34 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ताजा हिंसा में जीजेएम के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 34 दिन बाद भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। कल एक बार फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हिंसक झड़प हो गई। इसमें एक मोर्चा कार्यकर्ता की मौत हो गई। जीजेएम ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ता की मौत पुलिस फायरिंग में हुई है, जबकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। इससे पहले उपद्रवियों ने मिरिक इलाके में पुलिस बूथ को आग लगा दी। हालांकि जीजेएम ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है। इससे पहले मिरिक में जीजेएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ही तरफ से एक एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिन्हें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में महीने भर से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दार्जिलिंग में अब तक हिंसा में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। हिंसा में अब तक 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बंद की वजह से दार्जिलिंग में जरूरी चीजों की भारी किल्लत चल रही है। हिंसा में मारे गए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता की पहचान आशीष तमांग के रूप में हुई है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का गुस्सा एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर फूट पड़ा। रूपा गांगुली रायगंज जिले में बलात्कार की एक पीड़ित से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बलात्कार पीड़ित से मिलने नहीं दिया, जिससे उनका गुस्सा भड़क गया।